गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे पावर इंडस्ट्री की 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर जिनको आपको स्टडी करना चाहिए 2026 में। तो आज मैं आपके साथ दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन कंपनीज की शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर तो उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने बाइंग डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में काफ़ी हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने कल के दिन अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे आप थंबनेल में देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर की कंपनी है इस टाइम पे दोस्तों, आईटी हार्डवेयर के अंदर भी काम करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मैंने आपके लिए काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया था। लेकिन जैसा आपको पता है दोस्तों, ये वीडियो आप तभी देख सकते हैं जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। हर मेंबरशिप के कुछ खास एडवांटेज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आपको ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ ये सब देखने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल पे एक और इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है जिसका नाम है प्लेटिनम मेंबरशिप। उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप की क्या एडवांटेज है। जैसा मैंने आपको बताया, मैंने आपके लिए यहाँ पे कल ही के दिन एक इंपॉर्टेंट मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट किया है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए 3 दिनों पहले एक और मेंबर्स ओनली वीडियो पोस्ट की थी, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये सारी दोस्तों वीडियो आपको चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद डायरेक्टली भी देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्हीं वीडियोस को देखना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी तो आपको यहाँ पे मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। अगर आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद पोस्ट पे क्लिक कीजिए। पोस्ट के अंदर जाके आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दोस्तों कुछ खास एडवांटेजेस बताई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो इंपॉर्टेंट कंपनीज की इन्फॉर्मेशन जानने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंटली इंडिया में जो पावर सेक्टर है उसके अंदर आपको किस हिसाब से ग्रोथ का आउटलुक दिखता है, क्योंकि वही दोस्तों इस टाइम पे प्रोपेल करेगा सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज जो इस सेक्टर में काम करती हैं उनको। तो अगर आप इसके आउटलुक में चेकआउट करें दोस्तों तो दोस्तों करंटली देखिए इंडिया की जो ट्रांसमिशन मार्केट है इसमें एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो यहाँ पे ट्रांसमिशन का केपेक्स होगा FY25 से 32 के बीच में ये आपको दिखेगा करीबन यहाँ पे 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ का। तो इस टोटल दोस्तों 9.2 ट्रिलियन रुपीज़ में से आपको 6.6 दिखेगा इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखेगा 2.7। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑक्शन बिड्स जो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे ये राइज करेंगे FY26 में। यहाँ पे FY26 में जो एक्सपेक्टेड बिड है दोस्तों इनको मेंशन कर रखा है, ये आपको दिखेंगे करीबन यहाँ पे 1759 बिलियन रुपीज़ की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए जो ट्रांसमिशन ऑक्शन है बिलियन रुपीज़ में ये आपको 301 बिलियन रुपीज़ का दिखेगा। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज है। अगर आप देखें FY24 में 506 बिलियन रुपीज़ का था, फिर ये इंक्रीज होकर 1577 हुआ और अब यहाँ पे आपको 2000 से ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो लगातार दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑक्शन की जो बिड्स है ये आपको राइज करती हुई दिख रही है पिछले 3-4 सालों में। और इसका रीजन है दोस्तों इंडिया में जो पावर की डिमांड है वो काफ़ी फास्ट स्पीड से इंक्रीज हो रही है। साथ में जो कुछ खास इंडस्ट्रीज है दोस्तों यहाँ पे डाटा सेंटर जैसी वो इस डिमांड को और भी पुश कर रही हैं। तो इंडिया में दोस्तों पावर की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना काफ़ी नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे की हाईलाइट्स इसके अंदर क्या है, इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे सितंबर 25 से करीबन 2032 तक कैसा इंक्रीज आ सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स की लेंथ में दोस्तों आपको काफ़ी इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। 4.96 लाख से ये इंक्रीज होकर 6.48 लाख की होती दिखेंगी। इसके अलावा अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की कैपेसिटी देखें तो 1382 से इंक्रीज होकर 2032 तक 2342 होती दिखेगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ह्यूज इंक्रीज दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों इंडिया में लगातार देखिए जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है ये बढ़ती हुई दिखेगी आपको। सितंबर 25 में करीबन आपको दिख रही थी 229 गीगावाट की और 2032 तक ये इंक्रीज होकर हो जाएगी 458 गीगावाट की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंटर रीजनल ट्रांसमिशन कैपेसिटी है ये आपको 120 गीगावाट से इंक्रीज होकर 168 गीगावाट की होती दिखेगी। इसके अलावा RDSS और LPS ने दोस्तों यहाँ पे हेल्प किया है रिड्यूस करने के लिए डिस्कॉम के ओवरड्यूज को, जो आपको करंटली काफ़ी लोएस्ट पॉइंट में दिख रहे हैं क्योंकि FY22 तक 1 लाख करोड़ से ऊपर के थे। और अब हम लोग को दोस्तों यहाँ पे 23 से 24 के पीरियड में 25 से 26,000 करोड़ के आसपास आते दिख रहे हैं।
तो ये मैंने आपको दोस्तों इंडिया की जो ट्रांसमिशन मार्केट है उसके आउटलुक को चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे कौन से स्पेसिफिक सेगमेंट्स के अंदर आपको पावर सेक्टर के अंदर सबसे फास्ट स्पीड से ग्रोथ होती हुई दिख रही है, या कहाँ पे आपको केपेक्स सबसे ज़्यादा होता हुआ दिख सकता है। तो अगर आप दोस्तों देखें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया का जो पावर सेक्टर है ये इस टाइम पे देख रहा है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट। एस्टिमेटेड अगर आप इसे करोड़ रुपए में देखें तो ये 9 से 15 लाख करोड़ का है ओवर नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स। यहाँ पे ड्रिवन है बाय 500 गीगावाट नॉन फॉसिल यहाँ पे फ्यूल की जो कैपेसिटी है बाय 2030, जो गवर्नमेंट के टारगेट है इसके द्वारा। इसके बाद ये स्केल करके आपको जाता हुआ दिख सकता है 900 गीगावाट का बाय 2035 to 2036। यहाँ पे आपको ग्रिड मोनेटाइजेशन, उसके अलावा रिडक्शन होता दिखेगा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस का। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे इसके अंदर। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें की ग्रोथ सेगमेंट और केपेक्स एरिया इंडिया के पावर सेक्टर के अंदर जो आपको पॉसिबली होते दिख सकते हैं 25 से 32 के पीरियड में। तो यहाँ पे दोस्तों जो मेन एरियाज हैं जो विटनेस करेंगे स्ट्रॉन्ग केपेक्स और ग्रोथ, इनमें पहला एरिया आपको दिखेगा यहाँ पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स और सबस्टेशन का। यहाँ पे मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है ऑफ ग्रिड। यहाँ पे दोस्तों करीबन ऐड किया जा रहा है 1.5 से 2 लाख यहाँ पे सर्किट किलोमीटर ऑफ लाइन्स, और ह्यूज यहाँ पे सबस्टेशन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। और ये किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे इवैक्यूएट करने के लिए जो रिन्यूएबल पावर है फ्रॉम सोलर विंड रिच स्टेट्स जैसे राजस्थान गुजरात हो गया, इनसे यहाँ पे लोड सेंटर्स के अंदर। ये इंक्लूड करते हैं दोस्तों यहाँ पे 765 किलोवाट और 400 किलोवाट की HDVC लाइन्स। इसके अलावा आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के अंदर अल्ट्रा हाई वोल्टेज प्रोजेक्ट्स भी होते हुए दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर ग्रोथ का रिन्यूएबल एनर्जी इवैक्यूएशन और इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो डेडिकेटेड दोस्तों ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, रिकंडक्टरिंग विद STLS कंडक्टर्स, लाइव लाइन वर्क्स और यहाँ पे OPGW ऑप्टिकल ग्राउंड वायर, इन सब का इस्तेमाल होता दिखेगा फॉर बेटर कम्युनिकेशन ऑन ट्रांसमिशन लाइन्स। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपनी जो काम करती है जिसका नाम है अद्वैत एनर्जी ट्रांसमिशन, उसके ऊपर मैं आपके लिए पहले एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने वो कंपनी इंक्लूड नहीं कर रखी है। इसके बाद दोस्तों आपको थर्ड यहाँ पे की ग्रोथ का सेगमेंट दिखेगा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपग्रेडेशन। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड केबलिंग है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, यहाँ पे लॉस रिडक्शन है, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट दिखेगा जिसमें ग्रोथ आएगी। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट। यहाँ पे आपको अगला सेगमेंट दिखेगा ग्रिड मोनेटाइजेशन और स्मार्ट ग्रिड का। यहाँ पे दोस्तों आपको स्काडा, टेली प्रोडक्शन, सिंक्रोनाइजेशन, उसके अलावा PMUs यानी फेजर मैनेजमेंट यूनिट, साइबर सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और रिलायबल, और यहाँ पे रियल टाइम ग्रिड मैनेजमेंट, ये सब आते हुए दिखेंगे। तो इसके अंदर से भी दोस्तों मैं आपके लिए आज के दिन एक कंपनी कवर करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे पावर इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर्स, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है दोस्तों जहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो दोस्तों हमें सर्ज जाते हुए दिख रहा है यहाँ पे डिमांड में पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की, इसके अलावा रिएक्टर्स की, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स की और रिएक्टिव पावर यहाँ पे कंपनसेशन की। और इसका रीजन है दोस्तों यहाँ पे जो न्यू जनरेशन यहाँ पे कैपेसिटी है रिन्यूएबल प्लस थर्मल और हाई लोड्स हैं फॉर डाटा सेंटर, EV और इंडस्ट्री, ये सब यहाँ पे ट्रांसफार्मर की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे हाई ग्रोथ का सेगमेंट है जो करंटली इंडिया में आप कह सकते हैं पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। यह है यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज और रिलेटेड यहाँ पे सिस्टम्स का। इसके अंदर आपको दिखेगा दोस्तों बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, ये सपोर्ट करेगा यहाँ पे पावर के इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन अभी दोस्तों काफी छोटे लेवल पे है यहाँ पे इंडिया में, लेकिन आगे चल के यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप काफी है। तो ये सारे सेगमेंट दोस्तों जो मैंने आपको दिखाया, ये सारे सेगमेंट यहाँ पे विटनेस कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के इनफ्लो को फॉर EPC प्लेयर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और नीच यहाँ पे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स। तो ये हमने चेकआउट किया दोस्तों यहाँ पे कुछ खास सेगमेंट्स जिनके अंदर आपको पावर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अब इन्हीं में से दोस्तों मैंने आपके लिए आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट कंपनी सेलेक्ट किए हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको इन कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी चेकआउट कराऊंगा। दोस्तों सबसे पहले चेकआउट करते हैं हम आज की पहली इंपॉर्टेंट कंपनी को। आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी है वेलिएंट कम्युनिकेशंस लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर दोस्तों मैं पहले भी अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी का डिटेल एनालिसिस देखना है। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो करंटली दोस्तों कंपनी के देखिए काफी डाइवर्स बिजनेस वर्टिकल्स हैं। कंपनी काम करती है पावर और यूटिलिटीज के अंदर, इसके अलावा IT, OT एंड कम्युनिकेशंस के अंदर, डाटा स्टोरेज के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर और लास्टली यहाँ पे टाइम और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर दोस्तों अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो पहली कैटेगरी में आपको पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा, डिजिटल सबस्टेशन और स्मार्ट ग्रिड दिखेगा जिनके अंदर कंपनी काम करी है। यहाँ पे ग्रिड आइसलैंडिंग दिखेगी आपको, वाइड एरिया मॉनिटरिंग दिखेगा, इन सब के अंदर भी कंपनी काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों IT, OT और कम्युनिकेशंस के अंदर आपको यहाँ पे डाटा डायोड्स दिखेंगे, MPLS राउटर्स दिखेंगे, नेटवर्क रिलायबिलिटी और फेल ओवर दिखेगा। इसके बाद डाटा स्टोरेज के अंदर कंपनी काम करी यहाँ पे NAS में रैनसमवेयर रिजिलियंट, उसके अलावा SAN में क्वांटम सेफ, EMP प्रोटेक्शन के अंदर। साइबर सिक्योरिटी के अंदर कंपनी काम कर रही है दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पावर हो गया जैसे यहाँ पे रेलवे, एयरपोर्ट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और डिफेंस नेटवर्क्स। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान के रहनी होगी कि खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल लेवल पे भी
यूएस की गवर्नमेंट को भी इस टाइम पे यहाँ पे इस तरह की इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें ऑटोमेटिक नेटवर्किंग आइसोलेशन इक्विपमेंट, इसके अंदर भी कंपनी काम कर रही है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में। टाइम और फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के अंदर कंपनी यहाँ पे जीपीएस और जीएनएसएस टाइम सर्वर्स के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं प्रेस्टीजियस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कस्टमर्स जिनको कंपनी अपने इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे आपको एबीबी दिखेगी, सीमेंस दिखेगी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक दिखेगा, इंडिया में आपको पावर ग्रिड दिखेगा, टर्किश इलेक्ट्रिसिटी कंपनी दिखेगी, लार्स एंड टूब्रो लिमिटेड दिखेगा। उसके अलावा आपको दोस्तों यहाँ पे ईवीएन दिखेगा जो वियतनाम की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। इसके अलावा आपको डिफेंस कम्युनिकेशन एजेंसी दिखेगी डीसीए यूएसए की। यहाँ पे आपको हनीवेल दिखेगी कंपनी, लॉकहीड मार्टिन दिखेगी आपको जो सबसे बड़ी इस टाइम पे डिफेंस कंपनीज में से है। इसके बाद आपको नॉर्थरॉप ग्रूमन दिखेगा, यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस दिखेगी जिसको कंपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशन और यूएस गवर्नमेंट दिखेगी जिनको कंपनी यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है। आपको यहाँ पे रेथुलियन दिखेगा, इसके अलावा एमेंटम दिखेगा जो नासा का पार्ट है। यहाँ पे जीई रिन्यूएबल एनर्जी दिखेगी आपको, L3 Harris दिखेगी, मोटरोला है यहाँ पे। उसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, जनरल डायनेमिक्स हो गई, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा हो गई और टेस्ला जैसी कंपनियां हो गई। यहाँ पे जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया था जैसे वियतनाम की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया या टर्किश इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, इसी तरीके से कंपनी ग्लोबल लेवल पे दोस्तों बहुत सारे देशों को इस तरह की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी है। तो ये मैंने आपको काफ़ी प्रेस्टीजियस कंपनी के क्लाइंट्स दिखाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का स्केल। तो अगर आप देखें जो लेगेसी, कंटेम्प्रेरी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इंक्लूडिंग यहाँ पे MPLS राउटर प्रोडक्ट, इसका मार्केट साइज दोस्तों आपको दिख रहा था 50 बिलियन के आसपास 2019 में और प्रोजेक्टेड है यहाँ पे ग्रो करके हो जाएगा 100 बिलियन के आसपास का 2027 तक। तो काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्योंकि कंपनी इसके अंदर काम करी है। इसके अलावा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के जो मार्केट साइज है दोस्तों इसकी वैल्यू आपको दिख रही थी यहाँ पे 2019 में $149.61 बिलियन की, यहाँ पे प्रोजेक्टेड है रीच कर सकती है यहाँ पे 2027 तक करीबन $304.91 बिलियन की। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी स्केल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे दोस्तों। उसके अलावा कंपनी का देखिए जो 60 to 70% का बिजनेस है वो अभी भी आपको पावर सेक्टर की तरफ से आते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे बिजनेस की अपडेट्स को कंपनी की और यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक को। तो दोस्तों अगर आप देखें ग्रॉस ऑर्डर बुक कंपनी की तो यहाँ पे डिस्क्लोज की जो कंपनी ने देखे इसके मुताबिक यहाँ पे कंपनी ने कुछ लार्ज ऑर्डर यहाँ पे सिग्निफिकेंट ऑर्डर जीते हैं, जिसके कारण कंपनी की जो ग्रॉस ऑर्डर बुक है आपको यहाँ पे 8,694 करोड़ की होती दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट जो इशू है 450 प्लस करोड़ के हैं। L1 स्टेटस आपको यहाँ पे दिख रहा है करीबन 600 प्लस करोड़ का। एडवांस जो अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली आपको दिख रही है 2000 करोड़ की। तो फोर्थ कमिंग जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास 8000 करोड़ से ऊपर की है और करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप खाली 1100 करोड़ की है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1100 करोड़ की है। तो आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो 54.7 का है। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 45 का है। तो इंडस्ट्री से आपको थोड़ा सा हायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये कंपनी काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है तो हायर यहाँ पे वैल्यूएशंस कमांड कर रही है। इसके अलावा अगर आप देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 21.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की 56.8% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 64.4% की है। यहाँ पे दोस्तों इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 का है। तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे पिछले क्वार्टर्स में देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, स्पेशली अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो सेल्स थी देखिए दिसंबर 24 में यानी पिछले साल के क्वार्टर 3 में ये आपको 8.36 करोड़ की दिख रही थी और अब ये दिसंबर 25 में इंक्रीज होकर 22.14 करोड़ की हो गई है। यहाँ पे दोस्तों हमें 100% से ऊपर की कंपनी की सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो काफ़ी पॉजिटिव चेंज है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे 2023 में 20 के आसपास दिखते थे फिर 29 के आसपास होते, ये अब आपको लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स में 34% के आसपास स्टेबलाइज करते हुए दिख रहे हैं। इसके कारण हमें कंपनी के प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट देखे देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे 4.22 करोड़ से इंक्रीज होकर 4.72 करोड़ हुए। फिर यहाँ पे आपको अगले क्वार्टर में 5.27 करोड़ और इसके अगले क्वार्टर में 6.05 करोड़ होते हुए दिखे। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको क्वार्टरली बेस पे चेकआउट कराया। अगर आप इन प्रॉफिट्स को ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो आपको पता चलेगा किस तरह की ग्रोथ आई है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे -3 करोड़ से 2 करोड़ के हुए 6 करोड़ के, 10 करोड़ के और 20 करोड़ के, यानी पिछले दोस्तों 4-5 सालों से काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी ने यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है, जिसके कारण 4 सालों के अंदर कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर था 1.56 रुपीज़ का ये आपको 17.75 रुपीज़ का होता दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों जो प्रमोटर हैं इनकी होल्डिंग आपको 40% के आसपास स्टेबलाइज करती हुई दिख रही है। यहाँ पे अगर आप FIAs की होल्डिंग देखें तो आपको इस क्वार्टर में इंक्रीज होती हुई दिख रही है।
यहाँ पे दोस्तों दिसंबर 25 से मार्च 26 में 0.85 से इंक्रीज होकर 0.98 हुई है। इसके अलावा दोस्तों DIIs की होल्डिंग यहाँ पे 1.58% के आसपास स्टेबलाइज कर रही है दिसंबर और मार्च के बीच में। और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, ये 7,347 से इंक्रीज होकर 7,950 हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने Q3 में कोई भी एक्सप्लिसिट यहाँ पे गाइडेंस नहीं दी है फ्यूचर के रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, लेकिन जैसा आपने देखा कंपनी काफी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है, जो हमें पिछले क्वार्टर में भी क्लियरली देखने को मिला था। तो ये दोस्तों आज की हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है विवियाना पावर टेक लिमिटेड। ये दोस्तों एक SME कंपनी है। ये स्नैप एक माइक्रो कैप है। कंपनी एंगेज है स्नैप पे बिजनेस में पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, EPC प्रोजेक्ट्स। और इसके अलावा कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन्स, डेवलपमेंट ऑफ EHV सबस्टेशंस, इसके अलावा पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड केबल लेइंग, इसके अलावा अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स, इसके अलावा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सोल्यूशंस, और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अनेबलिंग इंटीग्रेटेड यहाँ पे मल्टी एनर्जी इकोसिस्टम। तो यहाँ पे दोस्तों विवियाना पावर ने जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं, इसके अंदर आपको दिखेंगे 500 kV के HVDC और 400, 220, 132, 66 और 33 kV के ट्रांसमिशन लाइन्स के और सबस्टेशंस के फॉर बोथ गवर्नमेंट, यूटिलिटीज, प्राइवेट पावर एंटिटीज और इंडस्ट्रीज के लिए। तो कंपनी केटर कर दी दोस्तों यहाँ पे स्टेट पावर यूटिलिटीज को, इसके अलावा प्राइवेट पावर एंटिटीज को, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स को एक्वायर करके यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थ्रू ओपन बिडिंग एज वेल एज यहाँ पे प्रेफरेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो विवियाना पावर का दोस्तों यहाँ पे EPC ड्रिवन बिजनेस मॉडल है और कंपनी का जो स्ट्रक्चर है ऑपरेट करता है अराउंड की वर्टिकल्स, जिनके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पे सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल और इक्विपमेंट आता है और सर्विस एक्सीलेंस आती है थ्रू इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज। तो मैंने आपको कंपनी का एक बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कोर सर्विसेज कंपनी की। तो पहली सर्विस यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन लाइन्स की, EHV सबस्टेशन की, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट की, इसके अलावा अंडरग्राउंड केबल लेइंग भी करती है कंपनी। यहाँ पे मॉडरेशन और अपग्रेडेशन ऑफ सिस्टम्स करती है, लाइसेंसिंग करती है विद गवर्नमेंट और यहाँ पे अथॉरिटीज और यूटिलिटीज के साथ। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स की भी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर भी एंट्री कर चुकी है। तो ये कंपनी की कुछ कोर यहाँ पे सर्विस ऑफरिंग्स थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के देखिए जो एग्जीक्यूशन की एक्सीलेंस है, यही सबसे मेन रीजन है कंपनी की स्ट्रेटेजिक ग्रोथ का। तो अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन करी है कंपनी रिन्यूएबल्स के अंदर, जिसके अंदर कंपनी स्केल करी है इनके इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को, जो EPC बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी की जो कैपेबिलिटीज है दोस्तों कैपिटलाइज करी है कंपनी इनके ऊपर एक्सीलेट करने के लिए। यहाँ पे जो डिमांड आ रही है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से, इसको भी। इसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी के अंदर दोस्तों जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन दिखेगा। तो कंपनी टारगेट करी है दोस्तों स्ट्रेटेजिक ग्रोथ अक्रॉस अंडर सर्व्ड रीजन्स, जिससे कंपनी यहाँ पे मिटिगेट कर पाए रिस्क को और टैप कर पाए न्यू रेवेन्यू के पूल्स में। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे पायनियरिंग की है एनर्जी स्टोरेज के अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक्टिवली कंपनी एक्सप्लोर करी है यूटिलिटी स्केल की एनर्जी स्टोरेज को यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रिड के रेजिलियंस को और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रिन्यूएबल के इंटीग्रेशन को। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी की जो रोबस्ट ऑर्डर बुक है, ये कंपनी को देती है रेवेन्यू की विजिबिलिटी, जो मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराई थी। इसके अलावा कंपनी ने जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है, इसके आउटलुक को भी लेके कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही है। यहाँ पे करंट जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दोस्तों कंपनी ने जो रिसेंटली खोली थी, इसके अंदर ऑल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स आपको बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पे जो रेटिंग कैपेसिटी है 5000 kVA की है विद एनुअल यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी अप टू 7000 यूनिट पर एनम की होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्ट्रेटेजिक ग्रोथ प्लान देखें तो कैपेसिटी एक्सपेंशन का रोड मैप भी यहाँ पे कंपनी का FY25-26 में इन्होंने इंक्रीज किया यहाँ पे रेटिंग कैपेसिटी अपनी अप टू 7 मेगावाट एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पे FY26 से 27 में कंपनी इंक्रीज करेगी अपनी रेटिंग कैपेसिटी को अप टू 20.5 मेगावाट एम्पियर। यहाँ पे प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर आप देखें FY25-26 में यह इंक्रीज हुआ है और पहुंच चुका है 10,000 यूनिट पर एनम। यहाँ पे 26-27 में ये और इंक्रीज होगा और पहुंच जाएगा 20,000 यूनिट पर एनम। तो लगातार दोस्तों कंपनी अपने एग्जीक्यूशन की एक्सीलेंस के ऊपर फोकस करी है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है ग्रोथ की, ये काफी बड़े तरीके से आपको सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे स्टेब्लिश करी है कंपनी के हिसाब से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को यहाँ पे इमर्जिंग जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सेगमेंट है, इसके अंदर। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे एंट्री की है हाई ग्रोथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के सेगमेंट में। इसके अंदर कंपनी ने सिक्योर किए यहाँ पे 511 करोड़ के ऑर्डर्स। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें आपको 100 मेगावाट 200 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी सिस्टम राजस्थान के अंदर प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखा है। ये प्रोजेक्ट मिला है इसको यहाँ पे RVUNL की तरफ से। इसका स्कोप होगा दोस्तों यहाँ पे स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अंडर टैरिफ बेस्ड ग्लोबल कम्पिटिटिव बिडिंग विद VGF यहाँ पे सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दिखेगी 302 करोड़ की। स्टेटस में आपको यहाँ पे LOA रिसीव होता हुआ दिख रहा है। इसकी लोकेशन आपको दिखेगी जोधपुर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे आपको 65 मेगावाट का
और 135 मेगावाट आवर का बैटरी यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट दिख रहा है गुजरात में। इसका क्लाइंट यहाँ पे गुजरात ऊर्जा विकास निगम। यहाँ पे इसका स्कोप दिख रहा है आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर अंडर टैरिफ बेस्ड यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग। इसकी वैल्यू आपको 208 करोड़ की दिख रही है। इसका स्टेटस यहाँ पे L7 डिक्लेयर हो चुका है और इसकी लोकेशन आपको वडोदरा के अंदर दिखेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको चेकआउट कराया है। तो कंपनी ने यहाँ पे एंट्री ली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर और 511 करोड़ के इसके ऑर्डर सिक्योर किए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी रिजल्ट पोस्ट करती है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा पिछले साल के मुकाबले इस साल के हाफ में कंपनी ने रिजल्ट कैसे पोस्ट किए थे। तो यहाँ पे दोस्तों H1 FY25 में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थे देखिए ऑपरेशन से, ये आपको दिखे थे 4,811 लाख रुपीज़ के। ये सारे आंकड़े यहाँ पे लाख में दे रखे हैं। तो यहाँ पे इसके बाद दोस्तों यहाँ पे H1 FY26 में यानी इस साल के H1 में आपको इंक्रीज होकर 9,000 लाख रुपीज़ के होते दिखे। तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 88% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी के एबिटा में दोस्तों जंप दिख रहा है 136% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके बाद दोस्तों अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे H1 FY25 के मुकाबले H1 FY26 में काफ़ी जंप आता हुआ दिख रहा है। 443 लाख रुपीज़ से इंक्रीज होकर 892 लाख रुपीज़ के हुए हैं, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको 101% का जंप दिख रहा है। तो कंपनी का यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है दोस्तों। 88% की यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 100% की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पे मेजोरिटी जो SME कंपनीज है ये H1 और H2 के बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं, तो Q3 में इनके रिजल्ट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो H2 के रिजल्ट आएंगे इन कंपनीज के, उसमें Q3 और Q4 दोनों के रिजल्ट होंगे। और जनरली दोस्तों इस तरह की जो पावर EPC कंपनीज होती हैं उनमें जो H2 होता है यानी Q3 और Q4 वो बेटर होता है H1 से। तो यहाँ पे आपको ट्रैक करना है कि कंपनी H2 में कैसे रिजल्ट पोस्ट करती है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं ओवर द ईयर्स कंपनी के फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों पिछले 3 सालों में FY23, 24, 25 में कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। रेवेन्यू का अगर आप CAGR देखें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट तो 82% का है पिछले 3 सालों में। एबिटा का CAGR 84% का है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का CAGR 90% का है। तो पिछले 3 सालों में भी कंपनी का जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है रेवेन्यू का, एबिटा का और पैट का, ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की करंट मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशंस को। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप है 765 करोड़ की, स्टॉक का पी है 26.7 का। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें तो 16 का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कंपनी कुछ इंपॉर्टेंट देखे सेगमेंट्स के अंदर एंट्री कर चुकी है, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है ये आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 42.9 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 88% की है और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 91% की है। तो काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी ग्रो करी है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.93 का है, तो यहाँ पे अभी अंडर कंट्रोल है लेकिन फिर भी हल्का सा हायर साइड में दिख रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों Q3 के रिजल्ट तो आए नहीं है, तो हमें पता चलेगा Q3 और Q4 का परफॉर्मेंस एक साथ H2 में। तो आपको कंपनी के रिजल्ट्स को ट्रैक करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग काफ़ी लंबे टाइम से स्ट्रॉग है, अभी भी 70% की है। अगर आप यहाँ पे FIAs की होल्डिंग देखें तो FIAs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है इस क्वार्टर में 0.01% से 0.12%। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो DIs की होल्डिंग थी 0% की थी इस कंपनी में पिछले क्वार्टर में, जो आपको इंक्रीज होकर 0.23% की दिख रही है। तो लगातार यहाँ पे FIAs और DIs इस कंपनी में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 क्वार्टर्स में भी देखें तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं ओवरऑल ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। 972 टोटल शेयर होल्डर्स है कंपनी में, जो इंक्रीज होकर यहाँ पे 1823 हुए और करंट यहाँ पे क्वार्टर में 2200 हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों काफ़ी छोटे साइज की कंपनी है, तो इस तरह की कंपनीज में दोस्तों वैसे भी जनरली विजिबल नहीं होती है FIAs और DIs की होल्डिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंपनी के मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट ने H1 में कमेंट्री दी थी, उसके बाद एक क्वार्टर निकल चुका है और अगले क्वार्टर में जो कमेंट्री आएगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चेकआउट कराता हूँ जो H1 में मैनेजमेंट ने कही थी। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों, मैनेजमेंट ने बात की थी यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर डिमांड की, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग के ऊपर बात की गई थी। तो मैनेजमेंट का दोस्तों ये कहना था कि इन्हें पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई भी यहाँ पे स्लो डाउन आता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली 1000 करोड़ के आसपास के टेंडर है जो प्रेजेंट दिख रहे हैं इन्हें। इंडिया के अंदर अभी भी जो ट्रांसमिशन की डेफिशिएंसी है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्ट्रेंथनिंग चाहिए होगी ड्यू टू राइजिंग पर कैपिटा कंजम्पशन। इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल बताई है अपनी बिडिंग को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी बिड कर रही है काफ़ी सेलेक्टिवली। तो यहाँ पे कंपनी की जो बिडिंग है दोस्तों ये काफ़ी कंफर्टेबल रेट पे चल रही है। यहाँ पे अगर आप कन्वर्जन रेशियो देखें कंपनी का तो यहाँ पे 40 to 50% के आसपास का है। तो जिन प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बिड करी है उनमें से 40 to 50% इसे मिल जा रहे हैं। ये इंप्लाई कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी का डिसिप्लिन, क्योंकि कंपनी यहाँ पे काफ़ी सोच समझ के बिड करी है इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये दोस्तों मैंने आपको आज की सेकंड कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई जिसका नाम था VVNR पावर। अब हम चलते हैं आज की हमारी थर्ड कंपनी में, जो आज की हमारी लास्ट कंपनी होगी।
तो दोस्तों आज की मेरी थर्ड कंपनी है ट्रांसलेट लाइटिंग। आप सब लोग को पता है इस कंपनी के ऊपर मैं आपके लिए पहले भी कई बार इंपॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखें दोस्तों, तो एक कंपनी यहाँ पे मेजोरिटी काम करती है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, लेकिन फिर भी कंपनी का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे टी के अंदर काम करती है, यानी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सब स्टेशन के अंदर, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर, रेलवे के अंदर, होलसेल लाइटिंग के अंदर, सोलर ईपीसी के अंदर। लेकिन कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू आता है पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर से आता है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी पुरानी कंपनी है, 4 डेकेड का एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है। कंपनी का फुटप्रिंट भी काफ़ी बड़ा है, 63 कंट्रीज में कंपनी काम करी है, तो ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की। कंपनी की 4 इंटीग्रेटेड यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और कंपनी की दोस्तों जो अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक है ये आपको दिखेगी यूएस बिलियन डॉलर में $2 बिलियन की। करंटली कंपनी में 2700 प्लस एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस के पोर्टफोलियो को, इनमें स्पेसिफिक सेगमेंट में क्या काम कर रही है कंपनी। तो अगर आप पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, टावर्स का, कंडक्टर्स का और मोनोपोल्स का। फिर ईपीसी वर्क करती है ट्रांसमिशन लाइन्स का अप टू 1200 kV। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को फायदा है कि बड़े प्रोजेक्ट्स करती है और बड़े प्रोजेक्ट्स में मार्जिन थोड़ा बेटर होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी AIS और GIS सबस्टेशन के अंदर काम करती है अप टू 765 kV। इसके बाद कंपनी अंडरग्राउंड केबलिंग के अंदर काम करी है, रूरल यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर काम करी है, HDVC लाइन के अंदर काम करी है 800 kV की, हाई परफॉर्मेंस STLS कंडक्टर्स के अंदर काम करी है। यहाँ पे अगर आप सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखें तो ब्रिजेस दिखेंगे, टनल्स दिखेंगे, एलिवेटेड रोड्स दिखेंगी और कूलिंग यहाँ पे टावर्स दिखेंगे, जिनके अंदर कंपनी काम करी है। रेलवे के अंदर दोस्तों कंपनी की कैपेबिलिटीज दिखेंगी आपको ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर, अर्थ वर्क, ट्रैक लिंकिंग और अदर यहाँ पे कंपोजिट वर्क के अंदर। इसके बाद पोल्स और लाइटिंग के अंदर कंपनी यहाँ पे हाई मस्ट और फ्लैग मस्ट के अंदर काम करी है, स्ट्रीट पोल्स के अंदर काम करी है, ल्यूमिनरीज के अंदर काम करी है, स्टेडियम लाइटिंग के अंदर काम करी है, टैरिक स्ट्रक्चर्स के अंदर, रेलवे पोर्टल्स के अंदर, रोड ग्रेंट्रीज और साइनेजेस के अंदर काम करी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स के अंदर काम करी है और यहाँ पे डेकोरेटिव पोल्स के अंदर काम करी है। फिर सोलर ईपीसी में दोस्तों यहाँ पे कंपनी ईपीसी प्रोजेक्ट्स करी है, इंस्टीट्यूशनल सोलर प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सोलर प्रोजेक्ट्स, सोलर पार्क्स के अंदर काम करी है, यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स में काम करी है और मिनी ग्रिड्स में काम करी है। तो यहाँ पे कंपनी का जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है इसमें मैंने आपको दिखाया कि अलग अलग सेगमेंट पे कंपनी कैसे काम करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे क्वार्टर 3 और 9 मंथ के बेसिस में FY26 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो कंपनी के जो रेवेन्यू है यहाँ पे ऑपरेशन से पिछले साल के यहाँ पे क्वार्टर 3 FY25 के मुकाबले इस साल क्वार्टर 3 FY26 में 32% इंक्रीज होते दिख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलरली कंपनी का एबिटा भी दोस्तों पिछले साल के क्वार्टर 3 के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 3 में 27% का जंप दिखाता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी दोस्तों 36% का जंप आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलरली दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिख रही है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के 9 मंथ के बेसिस पे, तो 9 मंथ के बेसिस पे भी कंपनी के यहाँ पे 49% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के रेवेन्यू में, कंपनी के यहाँ पे एबिटा में 40% का जंप हुआ है ईयरली बेसिस पे और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 9 मंथ के बेसिस पे 61% का जंप हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं पिछले 9 मंथ के बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस और बेटर रहा है। और वैसे भी दोस्तों इस तरह की कंपनीज जो होती हैं देखिए क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में जनरली बेस्ट रिजल्ट पोस्ट करती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की ग्रोथ की जर्नी को। तो अगर आप कंपनी की दोस्तों ऑर्डर बुक देखें तो लगातार काफ़ी फास्ट स्पीड से कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रो करी है। कंपनी की FY22 में 5,908 करोड़ की ऑर्डर बुक थी, जो ग्रो करके यहाँ पे 14,551 करोड़ की हो गई है FY25 में। तो यहाँ पे 25% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से कंपनी की ऑर्डर बुक ग्रो करी है। अगर आप लोग 9 मंथ के बेसिस पे देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक 9 मंथ के बेसिस पे 28% के हिसाब से ग्रो की है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू दोस्तों यहाँ पे पिछले 4 सालों में 23% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किए हैं और 9 मंथ के बेसिस पे 49% से। यहाँ पे कंपनी का एबिटा जो है दोस्तों पिछले 4 सालों में 35% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किया है और 9 मंथ के बेसिस पे 40% से। सिमिलरली कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पिछले 4 सालों में 50% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों सबसे फास्ट स्पीड से ग्रो किया है कंपनी का पिछले 4 सालों में। यहाँ पे अगर आप देखें FY22 में कंपनी के जो प्रॉफिट थे 65 करोड़ के, ये आपको FY25 में ग्रो करके 327 करोड़ के होते हुए दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों 9 मंथ के बेसिस पे भी 62% का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो यहाँ पे पिछले 4 सालों में कंपनी की जो ग्रोथ की जर्नी है ये आपको काफ़ी पॉजिटिव और कंसिस्टेंट दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रही है, जो कंपनी का केपेक्स हो रहा है यहाँ पे, जिसके अंदर फैक्ट्री का एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है दोस्तों टावर फैक्ट्री का दियोली के अंदर, इसकी पिक्चर्स दे रखी हैं। साथ में यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है टावर फैक्ट्री का वडोदरा के अंदर, इसकी भी यहाँ पे फोटो दे रखी है। तो ये दोनों एक्सपेंशन दोस्तों करंटली चल रहे हैं इस टाइम पे, जो कंपनी की कैपेसिटी को और इंक्रीज करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और उसके वैल्यूएशंस को। तो ये भी दोस्तों अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7,195 करोड़ की कंपनी है।
स्टॉक का पी 16.2 का है, इंडस्ट्री का पी 30.7 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों आपको जस्ट ये हाफ वैल्यूएशंस पे अवेलेबल दिख रही है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35.2 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6 का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 31.4% की है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 71.4% की है। इसके अलावा कंपनी में डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 का है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग और कंपनी के ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों यहाँ पे आपको 71% के आसपास दिख रही है, जो स्टेबल है काफ़ी लंबे टाइम से। यहाँ पे जो FIIs हैं इन्होंने माइन्यूट से अपनी होल्डिंग कम की है 1.16% से 1.14%, और यहाँ पे आपको DIs की भी माइन्यूट से होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है 8.41% से 8.21%। तो आपको मॉनिटर करना है दोस्तों क्वार्टर 4 में यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे चेंज आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप पिछले 3 क्वार्टर्स में देखें, जो कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स हैं ये आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। जून 25 में करीबन 1,27,000 के थे, फिर 1,50,000 से ऊपर गए, और करंटली दिसंबर 25 में 1,61,000 हो चुके हैं। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री। तो यहाँ पर दोस्तों कमेंट्री में देखिए ऑर्डर बुक को लेके, इनफ्लो को लेके और बिड पाइपलाइन को लेके मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। तो यहाँ पे अगर आप ऑर्डर के इनफ्लो देखें, क्वार्टर 3 में आपको टोटल इनफ्लो होते हुए दिखे थे 1396 करोड़ के, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। 9 मंथ के बेस पे कंपनी को ऑर्डर मिले थे करीबन 5135 करोड़ के। इसके अलावा दोस्तों अगर आप L1 देखें, एक्सपेक्टेड है जो कन्वर्जन यहाँ पे 3483 करोड़ का है, और ये मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कन्वर्जन रहेगा नियर टर्म में। यहाँ पे मैनेजमेंट दोस्तों एक्सपेक्ट कर रहा है FY26 में जो ऑर्डर का इंटेक होगा ये क्रॉस कर जाएगा लास्ट ईयर को भी, और यहाँ पे आपको रीच करते हुए दिखेगा 9500 से 10,000 करोड़ का खाली इसी साल में। तो कंपनी की ऑर्डर बुक आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे 14,700 करोड़ की है जो करंटली अनएक्सिक्यूटेड है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्विक अपडेट दिखाता हूँ कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन था इसके फेज 1 में देखिए 70% यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, और मैनेजमेंट ने दोस्तों क्वार्टर 3 के बाद कह रखा था कि 100% प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे फरवरी के एंड में। तो ये टाइम निकल चुका है दोस्तों, तो आप करंटली कंपनी यहाँ पे 100% प्रोडक्शन कर रही होगी। इसके अलावा जो ग्रीनफील्ड यहाँ पे टावर फैक्ट्री है, यहाँ पे कंपनी टारगेट करी है मार्च अप्रैल में कमीशनिंग। मैनेजमेंट ने कह रखा है यहाँ पे जो इनॉग्रेशन होगा यहाँ पे इमिनेंट है शॉर्टली क्वार्टर 4 के आसपास। तो मैंने आपको केपेक्स की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस को लेकर क्या बात की है। तो यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट ने FY26 की जो रेवेन्यू की गाइडेंस थी इसको इंक्रीज किया है। अगर आप देखें इससे पहले क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यू की गाइडेंस दी थी 24 से 25% की, जिसको कंपनी ने अपग्रेड किया था, और ये इन्फॉर्मेशन कंपनी ने प्रोवाइड की थी इंपॉर्टेंट फाइलिंग करके। तो यहाँ पर दोस्तों 24 से 25% की जो पुरानी गाइडेंस थी इसको इंक्रीज करके इन्होंने 26 से 27% किया है। इसके अलावा मैनेजमेंट रिपीटेडली इसे फ्रेम कर रहा है एज 27% प्लस, लेकिन थोड़ा सेफ रहने के लिए इन्होंने 26 से 27% कहा है। तो यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि हमें यहाँ पे क्वार्टर 4 में कंपनी की जो ग्रोथ है 27% से ऊपर जाती हुई दिखे। इसके अलावा जो मीडियम टर्म की दोस्तों ग्रोथ इंटेंट है कंपनी की 20 से 25% की है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों अगर 25% की ग्रोथ को कंपनी आने वाले कुछ सालों में मेंटेन कर पाती है, क्योंकि अगर आप कंपनी के करंट वैल्यूएशंस भी देखेंगे तो काफ़ी चीप है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम देखें तो इसके अंदर अभी भी कंपनी रेडी नहीं है बिड करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्वार्टर 4 में देखेंगे कि मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में इसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट डिटेल और प्रोवाइड करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको देखना होगा यहाँ पे जो स्टील की वोल्टिलिटी होती है, मैनेजमेंट ने इसको लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। मैनेजमेंट ने कह रखा है कि यहाँ पे सॉफ्टनिंग होती हुई दिख रही है आपको 6 मंथ से, और ये इनलाइन है कंपनी के प्रोजेक्शंस के साथ। तो यहाँ पे बिडिंग इंक्लूड करती है दोस्तों कंटेंजेंसी प्लान, यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड्स को चेक करते रहते हैं लगातार ये, इसके कारण कंपनी एक्सपेक्ट करी है कि मार्जिन में यहाँ पे कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा स्टील की वोल्टिलिटी के बाद भी। तो ये दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री थी मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि वोल्टिलिटी को लेकर भी यहाँ पे मार्जिन में कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। और मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपनी रेवेन्यू की जो ग्रोथ है 24 से 25% की, इसको इंक्रीज करके 27% का कर दिया है। तो ये दोस्तों आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो आपको स्टडी करनी चाहिए। और वैसे तो दोस्तों कई और इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो आप स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कंपनी दिखेगी एक अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली कंपनी यहाँ पे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगली कंपनी यहाँ पे शिलचर टेक्नोलॉजीज जो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, और अगली कंपनी है यहाँ पे दानिश पावर, ये भी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपके लिए जो 3 कंपनी सेलेक्ट की उसमें मैंने ट्रांसफार्मर की कंपनी सेलेक्ट इसलिए नहीं की क्योंकि ट्रांसफार्मर्स की कंपनी मैं पहले भी कई बार कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन कंपनीज को स्टडी नहीं कर सकते हैं, आपको इन सारी कंपनीज को स्टडी करना चाहिए। तो ये दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है
उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। होप करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।